आज हम वांडर वाल्स फोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अध्ययन किया था, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वांडर वाल्स फोर्स जो होता है थोड़ा वीक बॉन्ड होता है। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे गैसों के अंतराणविक आकर्षण तथा आणविक आयतन नगण्य मानकर जो गैस समीकरण PV = nRT मिलती है, उससे उच्च ताप निम्न दाब पर तो ठीक परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन कम ताप उच्च दाब पर जो अणुओं को परस्पर निकट लाने वाले कारक हैं, गैसें आदर्श आचरण से विचलित होने लगती हैं। गैसों द्वारा ये जो आदर्श समीकरण का पालन न कर पाने के कारण बताए हुए सुझावों को वान डर वाल्स ने 1873 में बताया। गैसों में अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जो अणु को दूर दूर रहने पर नगण्य होते हैं, यानी कि उच्च ताप और निम्न दाब की स्थिति में। ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की भांति आचरण करती हैं, लेकिन अंतराणविक दूरी कम हो जाने पर, यानी कि ऐसी पोजीशन आ जहाँ दाब उच्च हो और ताप निम्न हो, तो वहाँ अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। उनके मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बलों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जिससे वास्तविक गैसों का दाब किसी आदर्श गैस के दाब P से A/V² अधिक हो जाता है। इसी प्रकार गैसों की वास्तविक आयतन में संशोधन वान डर वाल्स के ने एक समीकरण प्रस्तुत किया था, जो ये दिया हुआ है इसमें P + A/V² ब्रैकेट बंद छोटे ब्रैकेट में V - B = nRT, जिसमें A तथा B स्थिरांक है। ये अंतराणविक आकर्षण बल पिछले अध्याय में हमने देखा था इसमें कि सामान्य प्रकार के रासायनिक बंध नहीं होते हैं, क्योंकि सहसंयोजक तथा आयनिक बंध इतने प्रबल होते हैं कि इनकी उपस्थिति होने पर अणु परमाणु आपस में इतने निकट आ जाते हैं कि वे हीरा, सिलिकॉन या सोडियम क्लोराइड की भांति वृत्त आणविक संरचना प्रदर्शित करते हैं, जिससे पदार्थों के गलनांक अति उच्च पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ताप व दाब परिवर्तन का अंतराणविक दूरी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की अनाबंधित आयनों तथा परमाणुओं के मध्य पारस्परिक क्रिया द्वारा उत्पन्न दुर्बल आकर्षी बलों को वान डर वाल्स फोर्स तथा इनके नाभिकों के बीच की दूरी को वान डर वाल्स दूरी कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें जैसे क्लोरीन के दोनों लेते हैं, दो Cl2 अणु में A1B1 तथा A2B2 दिखाए गए हैं इसमें, जो डायग्राम हम देखेंगे आगे, जिसमें परमाणु A1 व B1 तथा A2 व B2 आपस में सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। जब ये अणु पास पास आते हैं तो इनके अनाबंधित परमाणु जैसे B1 तथा A2 के मध्य भी दुर्बल आकर्षण पर कार्य करने लगता है। तो इन पृथक पृथक अणुओं के B1 और A2 अणुओं के मध्य के आकर्षण बल की वान डर वाल्स बली कहते हैं इसको, कि यहाँ देख रहे हैं हम, जैसे A1B1 से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है इस डायग्राम में, और A2B2 सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जब इनको देखते हैं तो यहाँ पर A2 और D1 के बीच में जो एक फोर्स बन रहा है, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहा है, तो वो वान डर वाल्स फोर्स कहलाता है इसमें। तो अब इसको आगे समझने के लिए जैसे इसकी डिस्टेंस देखते हैं, तो A से B के बीच की डिस्टेंस 1.99 एंगस्ट्रॉम है। इसी प्रकार जो B1 से A2 के बीच की 3.6 एंगस्ट्रॉम है। फिर जो रेडियस A2 की है वो 1.8 एंगस्ट्रॉम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये डिस्टेंस होती है A1 B1 इसके बीच में 1.99 है, जबकि ये इससे बहुत ज़्यादा है जो B1 A2 के बीच में है 3.61। तो ये एक प्रकार के आकर्षण बल के द्वारा होती है, जिसको वान डर वाल्स फोर्स कहा जाता है। हमें जब इनका डिसोसिएशन किया जाता है तो हमारे को जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्राप्त होती है इससे, जैसे A1 B1 A2 B2 ये रेडिकल्स बन रहे हैं ऊपर। इसका फिर सब्लिमेशन एनर्जी में देखें तो A1 B1 और A2 B2 प्लस है ये विजन। तो हम कह सकते हैं सहसंयोजक बंधों में भाग लेने वाले परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन घनत्व मुख्यतः दोनों परमाणुओं के बीच में केंद्रित रहता है, जिससे अणु के शेष भाग में इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना कम हो जाता है कि बंध के पीछे की ओर से परमाणु की सीमा तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को एक दुर्बल बल से आकर्षित करता है। इस कारण
वांडर वाल्स बलों का सामर्थ्य सामान्य सहसुई बलों के सामर्थ्य से काफ़ी कम और बंद दूरी अपेक्षा अधिक होती है। उदाहरण के लिए हम Cl2 के अणु की बंद वियोजन ऊर्जा को देखते हैं तो ये 243 किलो जूल पर मोल होती है। इसकी तुलना में इसकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा जो होती है वो केवल 25 किलो जूल पर मोल होती है। ये वांडर्स बलों के कारण होती है। तथा सहसुई बंद दूरी 1.99 की तुलना में अंतर आणविक वांडर वाल्स दूरी जो कि 3.6 एंगस्ट्रॉम होती है, जो चित्र में दिखाया गया नीचे। तो किसी भी पदार्थ के ऊर्ध्वपातन होने पर उसके अणु के सहसुई बंध तो बने रहते हैं, जबकि वांडर वाल्स बल समाप्त हो जाते हैं यद्यपि अणु के विघटन में सहसुई बंध की टूट जाते हैं। तो पदार्थों में वांडर वाल्स बलों को उपस्थिति मानकर पदार्थों के कुछ भौतिक गुणों को समझाया तो जा सकता है, लेकिन इन गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए यह तो समझा जा सकता है कि अणु के मध्य आकर्षण बलों के कारण पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं का रूपांतरण किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इस मान्यता से यह नहीं समझाया जा सकता कि विभिन्न सम इलेक्ट्रॉन वाले अणु जैसे N2 या CO तथा सम इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले पदार्थ, उदाहरण के लिए हैलोजन के क्वथनांक वगैरह अलग अलग क्यों हैं। विभिन्न पदार्थों के मात्रात्मक पहलुओं की व्याख्या करने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि यह बंध किस प्रकार बनते हैं तथा इन बंधों के मध्य सामर्थ्य प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसी में वांडर वाल्स बलों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पदार्थों में इन आकर्षी बलों की उत्पत्ति की वांडर वाल्स स्वयं कोई प्रकाश नहीं डाल सका, लेकिन बाद में इस पर देखा कि उस समय परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। किसी अणु या परमाणु में आकर्षण बल तभी उत्पन्न होगा जब उसमें विपरीत ऋण यानी धन ऋण या ऋण आवेशित केंद्र उपस्थित हों तथा ये अणु अथवा परमाणु द्विध्रुवीय या डाइपोलर्स के रूप में उपस्थित हों। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे NF3OF2CO के अणु तो स्थायी द्विध्रुव होते हैं जिनमें धन और ऋण आवेश के अलग अलग केंद्र अपेक्षा पाए जाते हैं, यानी कि जो अणु बना हुआ है वो अलग अलग परमाणु से बना हुआ है तो उसमें ऋणता में अंतर है, तो वहाँ पोलरता पाई जाती है। कीजोन ने बताया कि इस प्रकार के पदार्थों के दो द्विध्रुवीय अणुओं के विपरीत आवेशित केंद्रों के मध्य का आकर्षण ही वांडर वाल्स बल है। अध्रुवीय अणु जैसे N2O2 या आर्गन क्रिप्टोन ये द्विध्रुव की भांति आचरण कर सकते हैं। द्विध्रुवीय अन्य ध्रुवीय अणु में आकर्षण को समझाने के लिए अध्रुवीय अणु में प्रेरण तथा अन्य किसी आंतरिक परिवर्तन से आवेश केंद्रों की उत्पत्ति मानी जा सकती है। इस प्रकार से बने अस्थायी द्विध्रुवों को प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणु के मध्य पाए जाने वाले इन वांडर वाल्स बलों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें फर्स्ट है दिशात्मक या द्विध्रुवागुण आकर्षण बल। इस प्रभाव का अध्ययन सबसे पहले कीजोन ने 1912 में किया था। ये बल ऐसे अणु में पाए जाते हैं जिनमें स्थायी द्विध्रुवागुण होता है। उदाहरण के लिए NF3OF2COS2 में धन तथा ऋण आवेशित के अलग अलग तथा स्थायी केंद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के दो अणु जब एक दूसरे के संपर्क में जाते हैं तो ये अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे उनके मध्य आकर्षण अधिक हो सके, अतः इस दिशात्मक प्रभाव भी कहते हैं। आकर्षण अधिकतम तभी हो सकेंगे जब द्विध्रुव विविध आवेश केंद्र एक दूसरे के निकट होंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लस माइनस है, तो प्लस एक का प्लस है, दूसरे का माइनस है, फिर दूसरे का प्लस है, एक का माइनस है, तो इनके बीच में जो आकर्षण फोर्स बन रहा है उसको VW फोर्स लिखा है, तो ये कहलाता है जो दूरी का पासपूर्ण r दूरी स्थिति में इन द्विध्रुव आगुणों को μ1 μ2 हो तो इनके मध्य उत्पन्न जिस किंजन होता है। इस प्रकार एक सूत्र प्राप्त होते हैं EK2U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर बटा 3R² KT इजक्वल टू -2U4 बटा 3R6 KT यदि μ इजक्वल टू μ1 इजक्वल μ2 हो। यहाँ के वोल्टाज स्थिरांक तथा टी ताम्र। ये बल मुख्यतः ठोस अवस्था में तथा कुछ हद तक द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गैस अवस्था में तापीय ऊर्जा के कारण अणु इधर उधर चले जाते हैं, तो गैस अवस्था में भी कीजोन का नियम काम करता है।